हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है विद्युत। जैसा कि आपको पता है, हम हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ते हैं ताकि आपका टाइम का बचत हो और क्विक रिवीजन हो। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है, उसके बाद हम परिपथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। कहता है क्या, विद्युत धारा विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, जैसे कहने का मतलब होता है कोई ना कोई आवेश है, कोई ना कोई क्या है, आवेश है, उसके प्रवाह के कहने का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ओके, उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला भी आता है, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि परिपथ क्या होता है। परिपथ दो प्रकार का होता है। पहला क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट। तो इसे हम डायग्राम से समझेंगे तो अच्छा तरीका समझ में आएगा। तो चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। जैसे देखिए, जो सर्किट होता है वो दो प्रकार का होता है। जो परिपथ होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो। एक बंद परिपथ, एक खुला परिपथ। ठीक है, बंद परिपथ का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कोई तार है, ठीक है, और ये आगे कोई ना कोई सेल से जुड़ा हुआ है, और ये एक की है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, सभी का एक संकेत होता है, वो हम पढ़ेंगे। ये की है, ये बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाह करती है वो प्लस से माइनस की ओर, जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है वो माइनस होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करता है वो किस तरह से करता है, माइनस से प्लस। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो होता है ये क्लोज सर्किट होता है, यानी बंद सर्किट होता है, क्योंकि इसमें जो है एक स्टार्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर यहीं जाके समाप्त हुआ, कहीं टूटा हुआ तार नहीं है या ओपन की नहीं है। ठीक है, ये जो बीच में बिंदी होता है ये क्लोज की का एक संकेत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मान लिए जाए कि ये क्या है, एक आर है, रेजिस्टेंस है, ये एक तार है, और ये सेल लगा हुआ है, और ये ओपन की हम लगा दिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह कर रहा है वो इधर से कर रहा है, यानी माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, और जो विद्युत धारा प्रवाह करती है वो प्लस से माइनस की ओर। ओके, ये रेजिस्टेंस होता है, ये की होता है, और ये क्या होता है, वोल्टेज। ओके, तो जो विद्युत धारा प्रवाह करेगा वो हमेशा क्लोज सर्किट में करता है। हमेशा कहाँ करता है, क्लोज सर्किट में करता है। ओके, ओपन सर्किट में कभी विद्युत धारा प्रवाह नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। हम बात करते हैं आगे। जैसे यहाँ कह रहा है कि किसी विद्युत धारा का सतत तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, चलिए आगे हम पढ़े ही हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि यहाँ फार्मूला क्रिएट हम किए हैं, जो कि इससे फार्मूला डिफिनेशन से ही निकलता है। जैसे आवेश का मतलब होता है क्या, कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा हो, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, और दर का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम आई से इंडिकेट करते हैं, और आवेश को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को हम टी से, स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। ओके, आवेशों का प्रवाह रचना जो होता है इलेक्ट्रॉन करता है। धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। अभी तो बताए कि जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। ओके, चलिए अब हम इसका विद्युत धारा का जो होता है वो फॉर्मूला हम देखेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये क्या कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी।
Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब होता है समय। Q मतलब जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है, गुलाम होता है। क्या होता है, गुलाम, जिसे हम C से इंडिकेट करते हैं। और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, जिसे हम स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। ओके। और जो विद्युत धारा का एक दूसरा मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। वो आद्र मेरे एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। तो इसका दो मात्रक हो गया, एक गुलाम पर सेकेंड और दूसरा क्या हो गया, आद्र मेरे क्यूरी के सम्मान में रखा गया क्या, तो एम्पियर। क्या रखा गया, एम्पियर। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक गुलाम है जो लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 गुलाम आवेश होता है, जो कि विद्युत धारा को एक मात्रक यानी जिसे एम्पियर कहते हैं उसको इंडिकेट करता है। ओके, चलिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, सॉरी 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, मेगा मतलब +3 होना चाहिए पावर, लेकिन यहाँ मिली लिखा हुआ है तो -3 एम्पियर होगा। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा मापने की जो यंत्र होती है वो क्या होती है, तो एम्पियर होती है। क्या होती है, सॉरी एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, जो प्रचलित मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। और जो विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है, जो किस क्रम में लगाते हैं हम, श्रेणी क्रम में। एम्पियर जो एमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है उसको किस क्रम में हम लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में। ओके, हम आगे पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पहले यहाँ देखिए कि जो विद्युत धारा होता है उसे मापने का यंत्र क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। ये सदैव किस श्रेणी में लगा होता है, तो श्रेणी क्रम में लगा होता है। किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है उसे हम किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में। हम वही पॉइंट हाईलाइट किए हैं ताकि एक नज़र में वो याद करने वाला फैक्ट हो, वही हम हाईलाइट करने का कोशिश किए हैं। ठीक है। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से आता है इसलिए हम न्यूमेरिकल भी देखते चलेंगे। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल है जो कि कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का परिमाण, तो पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो टाइम दिया हुआ है और विद्युत धारा दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला, इस तीनों से कौन सा फॉर्मूला बनता है, I बराबर Q बटे टी। आई बराबर क्या बनता है, Q बटे टी। तो I बराबर Q बटे टी बनता है, तो उसको हम यहाँ से बना सकते हैं ना, Q बराबर IT बनता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि I बराबर हम क्या बोलते थे, Q बाय क्या बोलते थे, T। और इसी से हम जनरेट कर लेते हैं ना कि यहाँ से तिर्यक छेदी गुना कर देंगे, करते हैं ना तिर्यक छेदी गुना। तो यहाँ Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। ठीक है। वैसे तो यहाँ भी वैल्यू दे सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन आता हो तो आप कर सकते हैं। ओके, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो हम बोले थे कि जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। तो पहले 10 मिनट दिया हुआ है तो उसको सेकंड बदलिएगा तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू है वो दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा कितना, 300 कूलम। ओके, चलिए अब पहले तो हम फॉर्मूला सीखें। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि ये सीक्वेंस से एक एक चीज़ को समझाते चलता है। ठीक है। जो कि हम सर्किट के बारे में बता रहे थे, परिपथ के बारे में बता रहे थे। देखिए यहाँ परिपथ का भी एक पिक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। एम्पियर है जो कि हम बोले थे कि श्रेणी क्रम में लगता है। एम्पियर किस क्रम में लगता है, तो श्रेणी क्रम में लगता है। ओके, ठीक है। ये एक यंत्र है एमीटर, सॉरी एम्पियर बार बार आ रहा है क्योंकि एम्पियर और एमीटर थोड़ा सा एक ही जैसा लगता है, इसलिए बार बार सॉरी इसके लिए। लेकिन देखिए एम्पियर जो होता है, जो प्रचलित मात्रक होता है किसका किसका होता है, विद्युत धारा का। और जो एमीटर होता है इसका क्या होता है, मापने का यंत्र होता है। विद्युत धारा मापने का एक यंत्र होता है, जो कि किस क्रम में लगाते हैं हम, श्रेणी क्रम में। ठीक है। चलिए ये टॉपिक खत्म हुआ, आगे चलते हैं हम अगला टॉपिक पे, जो कि दूसरा टॉपिक है, क्या कहते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और क्या कहते हैं हम, विभवांतर। ठीक है।
विद्युत जो इसको वैद्युत विभव भी बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि इसका वोल्ट एसआई मात्रक की जो होता है प्रचलित मात्रक होता है, एक दूसरा मात्रक भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। जूल पर कूलाम होता है तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए, कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर होता है। कहने का मतलब होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह करता है। जैसे आप देखें वो पानी, जो मान लो कि एक, आप डायग्राम से समझिएगा अच्छे से। जैसे देखिए, कहने का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि ये एक भरा हुआ बाल्टी है, ठीक है, ग्लास है, बाल्टी है, जो भी मान लीजिए, यहाँ से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से आप मान ले जाए कि एक ऊपर एक और बना देते हैं, ठीक है, और इसमें भी डाल देते हैं पानी, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा कि इसमें जो दाब है, इसमें जो दाब है ये एक समान है, ठीक है। अब लेकिन हम एक क्या करते हैं कि इसमें से एक और बना देते हैं बड़ा सा। अब बताइए इसमें भी क्या है, दाब ज़्यादा है। अब बताइए यहाँ कोई छिद्र होगा तो क्या प्रवाह करेगा, पानी नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर दाब ही नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ छिद्र कर देते हैं तो ये क्या करेगा, पानी प्रवाह करने लगेगा। कहिएगा कैसे, तो जो बाहर है वो निम्न दाब है और अंदर जो है वो उच्च दाब है। क्यों, क्योंकि जो ऊपर पानी है वो दाब लगा रहा है, क्योंकि ये जो दाब लगा रहा है वो जो दीवार है, ठीक है, वो इस पे लगा रहा है। अब जैसे इसको खुला दिए, अब ये क्या कर रहा है, बाहर फ्लो कर रहा है। तो ये बाहर फ्लो कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, निम्न दाब की ओर। यदि यहाँ भी पानी रहता तो ये फ्लो नहीं करता, ये बैलेंस कर लेता। ओके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह करता है वो उच्च दाब से कहाँ प्रवाह करता है, निम्न दाब की तरफ। कहाँ प्रवाह करता है, निम्न दाब की तरफ। ओके, चलिए अब एक और चीज़ हम बता ही देते हैं, विभव और विभवांतर में अंतर, ठीक है। वो यही समझ में आएगा, अब वहाँ पे इतना नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे कह रहा है कि विभव, क्या कह रहा है, विभव, और एक होता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। देखिए इसमें आपको अंतर दिख रहा है, अंतर लिखा हुआ है ना, विभव प्लस अंतर विभवांतर होता है ना। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि ये कहता है कि अनंत से लाए गए आवेश में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अनंत दैट मीन्स अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन ला रहा है और इलेक्ट्रॉन को लाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर क्या, कूलाम। जूल पर क्या होता है, कूलाम। यानी अनंत से कितना कूलाम लाया और उसमें लाने में किया गया कार्य, कितना उसे एनर्जी वेस्ट हुआ लाने में, उसको हम क्या कहेंगे, विभव। अब कहता है कि विभवांतर कोई एक निश्चित पॉइंट से एक निश्चित पॉइंट तक लाने में, यानी इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आएगा आपको, जहाँ विद्युत बनता है, जैसे कभी पानी से बनता है, कभी सौर ऊर्जा से बनता है ना, तो आपको पता है कि पानी में इलेक्ट्रॉन, पानी में विद्युत होता है और वहाँ से ले आता है, ऐसा तो नहीं है, कहीं से तो लाता होगा ना। कहने का मतलब अनंत से लाता होगा, वही ना। तो जो अनंत से ला रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, ठीक है। और जो मान लो जाए कि जहाँ एक विद्युत जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिड पावर या पावर ग्रिड कहते हैं ना, वहाँ से घर घर तक पहुँचाता है केबल द्वारा, तो उस वहाँ से वहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को, यानी लेके जाने में किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में आया। अब थोड़ा बहुत डिफिनेशन आप पढ़िएगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर थोड़ा सा समझने योग्य है, इसलिए हम समझाते समझाते आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। नहीं तो फिर रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हैं तो 2x स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो। ओके, चलिए
तो ये हम विभवांतर पढ़ चुके थे। क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ओके, किसी धारावाही विद्युत परिपथ को दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, उसके हम क्या कहते हैं, कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर होगा, आगे हम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा जब इसका हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तो। ओके, चलिए आगे देखिए, कहता है, क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी जिसे हम भी से डिनोट करते हैं, और किया गया कार्य यानी W बटे क्या, आवेश। यानी हम जो बोले थे कि V बराबर हम क्या लिखते हैं, W/Q। V बराबर हम क्या लिखते हैं, W/Q। तो विद्युत विभवांतर का एक ऐसा ही मात्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसके सम्मान में रखा गया है, तो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम सम्मान में रखा गया है। अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है, इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ये भी याद रखिएगा कि कहाँ के वोल्टा, जो अलेसांद्रे जो वोल्टा है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, इटली के। ठीक है, वैसे तो कंपटीशन में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा। ओके, अब कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम, जूल कहने का मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका दो मात्रक हो गया, एक तो विभव और विभवांतर का एक ही मात्रक होता है, यानी दोनों का एक ही होता है। कहने का मतलब होता है कि विभव का भी मात्रक होगा वोल्ट और विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। यदि विभव का मात्रक भी जूल पर कूलाम है तो विभवांतर का भी मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम। इसलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर 1 कूलाम। ओके, अब कहता है कि इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल इनवर्स क्या कर कूलाम कहते हैं। कहता है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। इसे हम वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम दैट मीन्स समांतर क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम को भी हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, जिसके बीच विभवांतर मापा जाता है। तो हम अभी दो यंत्र पर हैं, कौन कौन सा, एक हम क्या पढ़े हैं, एमीटर, जो जिसको हम श्रेणी क्रम में लगाते थे, वो किसको मापता था, तो विद्युत धारा को मापता था। किसको मापता था, विद्युत धारा को। दूसरा हम पढ़े हैं क्या, दूसरा हम पढ़े हैं वोल्ट मीटर। किस क्या पढ़े हैं, वोल्ट मीटर। ये किसको मापता है, तो वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है, वोल्टेज को। वोल्टेज को मापता है, लेकिन ये किस क्रम में लगा होता है, तो पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। ओके, अब ये टॉपिक समाप्त हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। इसमें न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो पहले देखिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, यानी विभवांतर दिया हुआ है, और क्या, आवेश दिया हुआ है। हमें कह रहा है कार्य निकालने के लिए। तो हम पढ़े हैं ना कि V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। आप वहीं से निकाल लीजिएगा, V बराबर W/Q, अब वहीं से निकालिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, उसी को उल्टा तरीके से गुना कर दीजिएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ना, VQ बराबर क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ से W बराबर क्या लिख सकते, VQ, और 12 वोल्ट 2 कूलाम को गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, 24 जूल। ओके, आगे देखिए, अगला टॉपिक है, कह रहा है विद्युत परिपथ के आरेख। विद्युत परिपथ का कुछ आरेख होता है, यानी कहने का मतलब कुछ संकेत होता है, उससे आपको पहचानना होता है कि ये क्या होता है। ओके, इसका ये किसका सिंबल है, तो कहीं कहीं पूछ देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, जैसे देखिए, कह रहा है कि विद्युत सेल का जो होता है वो किस तरह सिंबल होता है, एक बड़ा लकीर होता है, एक छोटा लकीर होता है, दोनों तरफ एक टिकला होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो प्लस का होता है, वो छोटा वाला जो होता है वो माइनस होता है। ओके, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, यानी जो सेल का जो संयोजन कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल को हम जोड़ देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। तो ये जो बड़ा वाला होता है, सिंबल दिया रहे या नहीं दिया रहे, आपको समझ जाना है कि ये बड़ा वाला होता है जो प्लस होता है, छोटा वाला जो तो माइनस होता है। ओके, हमेशा जो संयोजन करते हैं वो प्लस को जो प्लस माइनस होता है, मान लीजिए एक बैटरी में प्लस होगा माइनस होगा, अब दूसरा बैटरी में भी क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। तो हमेशा क्या संयोजन करते हैं, माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में,
फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये इसका माइनस इसका प्लस में। ओके, इस तरह से संयोजन करते हैं। ये खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच बोलते हैं, तो ये बीच में डॉट नहीं होता है, इसको खुली बोलते हैं। बंद जो होता है बीच में डॉट होता है, इसको बंद बोलते हैं। तार संधि, जो हम तार जोड़ते हैं ना, कहीं जो दूसरा तार होता है तीसरे तार में हम जोड़ते हैं, या तीसरा तार चौथे तार में जोड़ते हैं, तो उसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से। इसका सिंबल इस तरह से होता है, लेकिन बिना संधि किए उसको ऊपर से क्रॉस करते हैं ना। मान लीजिए कि ये तार है, ऊपर से हम बिना जोड़े क्रॉस कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इस तरह से उसका सिंबल होता है। ओके, विद्युत बल्ब का सिंबल ये होता है और इस तरह से भी होता है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिरोधक जो होता है वो इस तरह से सिंबल होता है। ठीक है, दिख रहा है, जिगजैग टाइप का। चलिए, अब ये कहता है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक जो इस तरह से होता है, एक जिगजैग टाइप का, ऊपर से एरो दे दिया, या फिर इस तरह से। ठीक है, ये आपको ऐसे समझिए कि आप स्टेबलाइजर देखें जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है। ठीक है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से घुमा देना, इस तरह से, इस तरह से, तो उसको वोल्टेज बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती प्रतिरोधक। एमीटर जो होता है वो इस तरह से होता है, एक गोला, एक बीच में ए लिख दिया, उसको एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर जो बीच में बी लिख दिया, इस तरह से वोल्टमीटर होता है। इसको हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, इसको लगाते हैं हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। ओके, दोनों पार्श्व क्रम या समांतर क्रम एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया समाप्त। आगे आ गया क्या, ओम्स का नियम। ओम्स का नियम। ओके, ओम्स का नियम समझने के लिए हम पहले एक संरेख यानी चित्र बनाते हैं, वहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए, मान लिया जाए कि एक ये तार है, ठीक है, एक ये तार है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एक तार है। चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, एम्पियर को प्रवाह करते हैं। एम्पियर को क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, कहते हैं तुम जाओ। और उसको धक्का देने वाला कौन होता है, मान लो कि ये क्या है, एम्पियर है, ये आगे बढ़ रहा, ठीक है। और लेकिन इसको क्या करता है, एक प्रतिरोधक होता है, वो क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। जो आर होता है, ठीक है, ये इसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आर है, इसका नाम क्या है, आई है। और जो इसको धक्का मारता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, वी है। इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक तार है, ये सुचालक है, ठीक है, सुचालक भी आप कह सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि जो ओम साहब थे, सीधा सीधी समझिएगा तब को आराम से समझ में आएगा। ओम साहब जो थे वो बोले थे कि जो एम्पियर है ना, ये जो एम्पियर है वो उतना ही प्रवाह करेगा जितना ये वोल्ट धक्का देगा, जितना कस की वो क्या करेगा, धक्का देगा। कहने का मतलब होता है कि आई उतना ही प्रवाह करेगा जितना क्या, भी धक्का देगा। जितना भी धक्का देगा उतना ही क्या करेगा, आई आगे बढ़ेगा। ओके, समझ में आया। बस यही बोले थे ओम साहब, बस यही बोले थे, ठीक है। मूल बात यही था, आपको समझ में आया। 20 समानुपाती आई, 20 समानुपाती आई। ओके, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको यानी आई का क्या करता है, विरोध करता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है भी का, ये क्या होता है, भी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा है। देखिए, निक्रोम किसका किसका बना होता है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन का एक मिश्र धातु होता है। एक निक्रोम तार होता है
यानी मिश्र धातु होता है, उसको किस चीज़ से बनाया जाता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन से बनाया जाता है। क्या? निक्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्रियाकलाप बनाया गया है, इससे आगे हम समझेंगे। देखिए, कहता है कि 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जो है वो जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। आई और भी में क्या संबंध का पता लगाया। उन्होंने कहा कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार के ताप समान रहना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। यही चीज जो हम अभी बोले थे कि भी समानुपाती क्या होता है? आई। ये जितना धक्का देगा आई को, आई उतना ही आगे बढ़ेगा। ओके, बशर्ते टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, आगे देखें। इसी से हम निकाले क्या? भी जो होता है वो आई के क्या होता है? भी आई। यहाँ से देखें, आप ऐसे करके यहाँ समझिए। जैसे हम ये निकाले ना, भी समानुपाती आई, तो भी इसका बराबर देंगे, समानुपाती को खिसकाएंगे तो हम इसका एक कांस्टेंट देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? आर। और ये आई। आर जो होता है क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या? भी बराबर आई आर। यहाँ से 3 फार्मूला आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा भारी लगेगा, क्योंकि आप ये वाला याद रखिए, ये वाला, इसी से आप फार्मूला क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, आपको दिखा देते हैं 3 फार्मूला कैसे बनता है। भी बराबर आई आर हो गया। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं आई, तो आई बराबर आप क्या लिखिएगा? भी बट्टे आर। अब हम निकालना चाहते हैं आर, आर बराबर क्या लिखिएगा? भी बट्टे आई। तो इसे हम याद करने के लिए बच्चों को बताते हैं क्या, कि हर एक रिश्ता वेरी वेरी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। हर एक रिश्ता क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रखिए, नहीं तो आप ये याद रखिए, भी समानुपाती क्या? आई। यहाँ से इसको घसकाइएगा तो आर एक कांस्टेंट दे दीजिएगा, बात खत्म। चलिए, या नियतांक उसी को बोलते हैं। चलिए, ये समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्रिएट हो गया, भी बराबर आई आर हो गया। ठीक है, अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे ग्राफ भाषा में किस रूप में लिखते हैं? इस तरह से। ठीक है, एक टोपीनुमा। ठीक है, अब देखिए आर बराबर हम क्या लिखते थे? भी बटे आई। हर एक रिश्ता क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ओके, आई बराबर हम क्या करते हैं? भी बटे आर। आई बराबर क्या करते हैं? भी बटे आर। तो यहाँ से तीनों फॉर्मूला आपको निकल गया ना। भी बराबर आई आर, आर बराबर भी बटे आई, आई बराबर क्या? भी बटे आर। तो यहाँ से हम बोले कि इसी से सब कुछ निकलता है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, बाकी सब निकल जाएगा। ग्राफ देखिए क्या होता है? धारा और विभवांतर यानी एम्पियर और वोल्ट का जो होता है, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? सीधा होगा। विभवांतर और आई का जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ निकालेगा? रेजिस्टेंस का निकालेगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है? भी बट्टे आई। आर बराबर क्या होता है? भी बट्टे आई। तो जिसका फॉर्मूला होता है वो उसी का निकालता है। तो धारा और विभवांतर जो होता है वो उसका ग्राफ क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखिए यहाँ से क्या हम निकालने का कोशिश किए हैं। देखिए क्या रहा है कि आई बराबर हम क्या पढ़े थे? भी बट्टे आर। भी बट्टे आर। तो आई समानुपाती क्या होता था? भी। आई समानुपाती क्या हो रहा है? भी। और आई के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो रहा है? आर। आई के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो रहा है? आर। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे? आर को दुगुना कर रहे थे। आर को यहाँ कर रहे थे ना। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो आर को दुगुना कर रहे थे, तो आई क्या हो रहा है? 1/2। यानी 1/2 का मतलब होता है कि आधी हो जाती है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक के बारे में, कि क्या होता है जब हम किसी तार को खींच के दोगुना करते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि 4 गुना हो जाता है तो कैसे हो जाता है वो 4 गुना। ठीक है,
आगे पढ़ेंगे। 1/4 हो जाती है बेसिकली, तो वो हम पढ़ेंगे आगे जब प्रतिरोधक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक और बात है जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। तो वो तो बताई है, हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश होता है वो प्रवाह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है वो जो किसको रोकता है, कौन रोकता है, तो कौन रोक रहा था, तो आर रोक रहा था। जो ग्राफ में बताए थे कौन रोक रहा था, आर रोक रहा था। ओके, ये हो गया टॉपिक समाप्त। आगे हम पढ़ते हैं क्या, कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस किस चीज़ पर प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो बातें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस किस चीज़ पर प्रतिरोध निर्भर करता है तो वो देखते हैं। कहता है जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एम्पियर का पाठ्यांक क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। हम पीछे पढ़े ही थे, नहीं पढ़े थे कि एमीटर हम किसको मापते थे, एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्योंकि हम पढ़े थे पीछे कि जब हम आर को दोगुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी विद्युत धारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और विद्युत धारा को मापते हैं क्या, किससे, एमीटर से। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। आगे देखिए, कह रहा था कि किस पे निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता है कि उसके कोर का भाग, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोलते हैं। तो इसे कहने का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि इतना मोटा कोई तार है, इतना मोटा कोई तार है, तो इतना ये मोटा है ना, ये वाला, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, इसीलिए आपको कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलता होगा कि मान लिया जाए कि इसमें ये एक मोटा तार है, इसमें एक ही बड़ा सा तार नहीं देके छोटा छोटा सा तार देते हैं हम, 2 3 4 5, ताकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, ज़्यादा बढ़े। ओके, चलिए आगे देखिए। उसके पदार्थ की प्रकृति पर, तो यहाँ 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कौन, आर। कौन कौन से पे, 3 चीज़ पे, कौन कौन से, एक तो लंबाई पे, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है, और तीसरा उसकी प्रकृति पे। ओके, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, चलिए आगे कह रहा है कि एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई यानी एल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आर समानुपाती क्या होता है, आई, और आर व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यानी एरिया के, नहीं दिख रहा आपको, देखिए यहाँ पे आई, देखिए जो आर होता है वो एल के समानुपाती होता है, और जो आर होता है व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एरिया के। ठीक है, यह समानुपाती होता है 1/1। ओके, एरिया के। ओके, अब यहाँ से 2 समीकरण हो गया। अब इसी से हम ज्ञात करेंगे कि क्या चीज़ को, तो प्रतिरोधक को। किसको ज्ञात करेंगे, प्रतिरोधक को। तो चलिए ये देखें, तो हम पढ़े थे कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, ए, जिसको हम इस समानुपाती का चिन्ह खिसका दिए, समानुपाती का चिन्ह। तो समानुपाती होता था एल के, तो एल ऊपर दे दिए और ए नीचे, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता था तो ए दे दिए नीचे। अब समानुपाती का चिन्ह किसका है, तो हम क्या दे दिए, रो। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देखिए कि आर जो होता था वो एल के समानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ बराबर का चिन्ह दिए और ये रो दे दिए, इसका नाम क्या देते हैं हम, रो। ठीक है, और ये यहाँ से आपको ये वाला चीज़ रो बराबर निकल के आएगा क्या, यहाँ से रो आप निकाल लीजिएगा तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मात्रक दे दीजिए। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कट गया, तो रो का जो मात्रक होगा वो ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक हम क्या पढ़े थे, ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंसिविटी। तो हम ये देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। धातुओं तथा
मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10 पर पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 पावर -6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक होती है, जिसे रबर तथा कांच के विद्युत रोधी प्रतिरोधक को प्रतिरोधकता 10 पावर 12 से लेकर 10 पावर 17 ओम मीटर कोटि का होता है। यानी इतना पावर से, यानी रबर जो होता है उसमें इतना पावर से प्रतिरोध को, सॉरी, विद्युत धारा को रोकता है, और इतना कम पावर से, यानी 10 पावर क्या है -6 है, तो इतना कम पावर से क्या करता है, कोई सुचालक पदार्थ है जैसे चांदी है, सोना है, इतना कम पदार्थ है कि उससे क्या करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग चालकता होती है, तो प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, और उसी पे डिपेंड करता है चालकता, उसी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, चालकता, और प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, चालक। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण जो होता है, एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विद्युत हीटर जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, और यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है कि एसी से डीसी बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। एक यंत्र होता है, एसी से डीसी बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का, और डीसी से एसी बदलने के लिए इन्वर्टर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, एसी से डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर और डीसी से एसी बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा जो हीटर होता है उसमें क्या चीज़ का हम उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो होता है वो प्रतिरोध का जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, जो सॉरी क्या करता है, जो विद्युत धारा होता है उसका क्या करता है, रोकता है, और उसका यानी विद्युत धारा को ताप, यानी ताप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये जो टंगस्टन होता है वो लाइट में और टेम्परेचर में दोनों में कन्वर्ट करता है। टंगस्टन इसकी प्रवृत्ति होती है। आगे पढ़ते हैं कि सिल्वर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻8 होता है। कॉपर का क्या होता है, 1.62 गुना 10⁻⁸ होता है। तब से यहाँ से ये याद रखना है कि सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी यानी सिल्वर। ठीक है, सबसे खराब चालक कौन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे खराब चालक आप क्या लीजिएगा, तो यहाँ से आप 10 पावर 15 से लेकर 10 पावर 17 तक होता है, तो एवोनाइट को हम कह सकते हैं, एवोनाइट को। ठीक है, तो आप सारा नहीं याद कीजिए, बस आप ये याद रखिए कि सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो सिल्वर होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉपर, उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे खराब चालक तो आप ले ही सकते हैं, एवोनाइट होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। यहाँ से आप अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है जो कि ओम्स के लॉ के फॉर्मूला के अनुसार वो बनेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना है, यानी 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, कितनी विद्युत धारा लेगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया कि कौन सी क्यों दिया हुआ है, तो वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, और आई हमसे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेना है। ठीक है, निकल जाएगा ना, आई बराबर क्या होता है, V/R, तो यहाँ से निकल जाएगा आई। ओके, और दूसरा कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतना है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो आप ये भी वहीं से निकाल लीजिएगा, आई बराबर क्या होता है, V/I, यहाँ से निकल गया दोनों। आगे वही कह रहा है कि जब कोई विद्युत स्रोत 4 एम्पीयर विद्युत धारा से धारा लेता है और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले देखिए कि कहने का मतलब होता है कि पहले क्या क्या दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी बनाने का एक रूल है कि पहले अब गिवन जो है वो लिख लेता है, ताकि आपको फोकस हो कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो आप कम प्रैक्टिस है, तो आप पहले यही कीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछ रहा है, आप वो दोनों लिख लीजिएगा, तब आपको बनेगा। ठीक है, तो कह रहा था कि R बराबर यानी 15 ओम। ठीक है, आप R बराबर निकाल लिए ना यहाँ से, V बराबर 60 यहाँ से, और कितना था ये I, तो 4 था, तो यहाँ से हम निकाल लिए 15 ओम हो जाएगा। जब विभवांतर बढ़ा के कितना कर दिया था, 120 वोल्ट, तो I बराबर कितना हो जाएगा, यानी I बराबर V/R, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आई निकाल लीजिएगा ना, तो यहाँ से आई निकाल लीजिएगा, तो 120 बट्टे कितना 15, ये 15 निकाले थे ना आर,
तो 8 एम्पियर। अर्थात जब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर हो जाता है। ओके, उसी तरह से और भी क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह से देखते रहिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल देखना बहुत जरूरी है। आगे कह रहा है कि रो का जो मैग्नीज होता है वो अलग अलग मात्रक होता है, तो वो तो बता ही थे कि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। तो क्या चीज़ होता है, जो यानी जो मैग्नीज का जो प्रतिरोधक होता है वो कितना होता है, प्रतिरोधकता होती है वो 1.84 गुना 10⁻6 ओम मीटर होता है। ओके, और कुछ है नहीं। चलो, कह रहा है कि जब तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी लंबाई आधी रह जाती है तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। अर्थात लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का तार लंबाई आधी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2A के तार में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण ये होता है। कहने का मतलब होता है कि हम आपको बताए थे कि हम ये बताएंगे कि आपको कि किसी तार को हम खींच के क्या करते हैं। मान लीजिए कि इतना मोटा एक तार है, इतना मोटा एक तार है, इसको हम खींच के दोगुना कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि खींच के दोगुना किए, तो खींच के दोगुना करने का मतलब होता है कि इसकी लंबाई में तो दुगना हुआ, इसकी लंबाई में दुगना हुआ, ठीक है, लेकिन इसकी जो मोटाई है ये भी तो आधी हो गई। इसकी मोटाई है वो क्या हो गई, आधी हो गई। तो इसकी मोटाई भी तो आधी हो गई, तो इसकी मोटाई आधी हुई और इसकी लंबाई दुगनी हो गई। ठीक है, तो इसकी जो विद्युत धारा होगी प्रवाह यानी I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या क्या हम बोल रहे हैं, देखो हम बोल रहे थे ना कि ये चीज़ कि किसी तार है, ये कोई तार है, इसको हम क्या करते हैं, खींच के दो गुना कर देते हैं, ये 1x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो इसकी मोटाई भी क्या हो गई, आधी हो गई, जो एरिया है वो कितना हो गई, आधी हो गई, और इसका जो लंबाई है वो भी कितना हो गया, आधा, सॉरी ये कितना हो गया, दुगना हो गया, कितना हो गया, दुगना हो गया। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि जो ये है R वो लंबाई के तो समानुपाती होती है, 2 होगी। ठीक है, और एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो R क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, यहाँ से जाइएगा ना ऊपर, 2 गुना ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 गुना 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आया ना। और वहाँ से हम बोल रहे थे कि तार को लंबाई को दुगना कर देते प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, लेकिन खींच के हम करते हैं तो वो 4 गुना हो जाती है। ओके, चलो अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। कहता है कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, निकाय का प्रतिरोध, इसे हम 2 क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकों का निकाय मतलब कहने का मतलब उसको संयोजन करके उसका हम प्रतिरोध निकालते हैं, तो इसे हम 2 क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजन करने की 2 विधियां होती है। कौन कौन, कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। देखो कितनी विधियां होती है बुआ, परस्पर संयोजन करने की कितना होती है 2 विधियां होती है। एक जो चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया जाता है जिसमें R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहला हम क्या कहते हैं, उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, दूसरा पहला हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको समांतर क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ये बोले ना कि एक सिरा का दूसरा सिरा और दूसरा सिरा का पहले सिरा से जोड़ते हैं, दूसरा सिरा का दूसरा सिरा तीसरे सिरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस तरह से ये क्या बन जाता है, श्रेणी क्रम बन जाता है। समांतर क्रम क्या होता है कि तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और तीनों सिरा का दूसरा सिरा एक साथ जोड़ के हम क्या करते हैं, समांतर क्रम। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, या हम क्या बोलते हैं, उसी को समांतर क्रम। ओके, आप देख लीजिए यहाँ से 2 क्रम में जोड़ते हैं। ओके, यहाँ से
आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं कहीं? नहीं लिखे, पहले यही समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो होता है वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। इसे याद है कहीं हम लिखे हैं, अलग अलग होता है। और जो धारा होता है वो क्या होता है, समान होता है। कहेगा कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग समान, ठीक है, ऐसे तरह से। इसमें ये होता है, इसमें वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, और आई जो होता है वो क्या होता है, तो अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, ओके, ठीक है। समांतर क्रम में जो आई होता है वो अलग अलग होता है, वी जो होता है वो समान होता है, ठीक है। समांतर क्रम जो होता है वो घरों में हम यूज करते हैं, कारखानों में यूज करते हैं, सभी जगह यूज करते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम जो आप सीरीज वाला बल्ब देखते हैं, जो आप जो घर में जो सजावटी जो बल्ब होता है उसमें हम यूज करते हैं, जो पूरा लड़ी की तरह होता है ना, एक बल्ब इस तरह से जुड़ा हुआ इस तरह से होता है ना, इस तरह से जो ये पूरा होता है। अब यहाँ से एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ, इस तरह से आगे लगा होता है ना, इस तरह से आगे, और फिर यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें क्या खराबी होता है कि इसका पहला जो होता है ये प्रतिरोध, ये जो बल्ब होता है ये ज़्यादा वोल्टेज होता है, ज़्यादा वोल्टेज होता है, फिर ये कम होता है, ये कम होता है, ये कम होता है, लास्ट में धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, आप बड़ा बड़ा लड़ी देखिएगा, इसमें 2-3 तार होता है, ठीक है। ये तार गया, यहाँ से हम क्या किए, इसमें जोड़ दिए। मान लीजिए कि यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से पूरा इसमें जोड़ दिए, फिर आगे गए तो इसमें जोड़ दिए, तो पूरा को मिलते रहता है कनेक्शन, ओके। ये दोनों प्लग हो जाता है, ठीक है। ये तीनों इसमें जोड़ देते हैं और एक इसमें अलग जोड़ देते हैं, इस तरह से एक प्लग बन जाता है, ठीक है, एक प्लग बन जाता है। इसको ये एक बल्ब खराब हो जाने के बाद पूरा नहीं जलता है, ठीक है। और समांतर क्रम में कोई एक खराब हो जाता है, तो मान लो कि ये एक कोई समांतर क्रम है, एक 3 लगा हुआ है प्रतिरोध, ये भी 3, ये भी इस तरह से और इस तरह से लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये की है, इस तरह से मान लीजिए लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि टूट जाता है, तो इसका तो कनेक्शन इसमें से बना हुआ है ना, तो इसे जलेगा ना, ये भी जलेगा ना, ठीक है। चलो ये हो गया। आगे देखिए, इस तरह से लगा होता है। कह रहा है ये जो बताए थे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, परिपथ हर भाग में विद्युत धारा क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा समान होता है, वोल्टेज क्या होता था, अलग अलग होता था, ओके। आगे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। ये फॉर्मूला हम आपको प्रूव कर देते हैं, या हम जब कोचिंग में जब क्लास लेंगे, ठीक है, तब वहाँ हम प्रूव करके वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल आप इतना ही याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम रिवीजन के तौर पे बना रहे हैं, तो रिवीजन में प्रूव करना वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वैसे प्रूव किया हुआ है, लेकिन आप प्रूव पे उतना ध्यान नहीं दीजिए, हम मेरा मानिए तो, क्योंकि रिवीजन है, तो रिवीजन में बस आप फॉर्मूला याद रखिए, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस आप वो याद रखिए, ओके। तो V बराबर श्रेणी क्रम में क्या होता है, V बराबर श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला होता है श्रेणी में, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। ये हमेशा जो होता है ये हर एक प्रतिरोध के से ज़्यादा प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो प्रत्येक प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध, ओके। लेकिन समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो हर एक प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, ठीक है। आगे हम मिलेगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे, कहीं हम क्वेश्चन देखे थे इसलिए आपको यहाँ बता दिए, ठीक है। यहाँ से आपको प्रूफ फॉर्मूला प्रूव है, प्रूव कर लीजिएगा। आगे हम कर देते, ठीक है। यहाँ से आई कॉमन ले लिया, आई काट दिया, यही सब होता है। डायग्राम से अच्छे से समझाएंगे जब हम कोचिंग में क्लास लेंगे तो, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे देखिए, आगे
यही चीज़ है, इस पर न्यूमेरिकल बना हुआ है और कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, आगे समांतर क्रम देखिए। समांतर क्रम क्या होता है? संयोजन में प्रत्येक शाखा का प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ क्या होता है कि 1/r बराबर क्या होता है? 1/r बराबर क्या होता है कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। ये हमेशा क्या होता है कि समतुल्य प्रतिरोध से क्या होता है, जो प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए, कहता है कि इस प्रकार हमें निष्कर्ष निकल सकते हैं कि पार्श्व संयोजक समूह में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओके, चलिए, यहाँ से आपको और कुछ है नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव हो ही गया, अब कुछ है नहीं। यहाँ से एग्जांपल दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसी पे। ठीक है, और कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि श्रेणी परिपथ क्या होता है, कहानी देखिए उसका क्या होता है। श्रेणी परिपथ में जब परिपथ एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ के अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता है। जो कि पीछे हम बताए थे कि जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं तो उसका एक अवयव खराब हो जाता है तो पूरा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए हम श्रेणी क्रम में कम यूज करते हैं, समांतर क्रम में ज़्यादा यूज करते हैं। घर में हम कौन से क्रम में यूज करते हैं? समांतर क्रम में यूज करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कौन दिया थे? जूल दिए थे। कौन दिए थे? जूल साहब दिए थे। आगे देखिए क्या कहता है। बैटरी केवल प्रतिरोधकों के, देखिए यहाँ से, बैटरी केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजन है। एक समूह ही क्या है? संयोजन है, जो स्रोत के ऊर्जा को नियंत्रण पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्या करता है? क्षय होती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियाँ में करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे क्या हो गया कि इस युक्तियाँ को कहता है कि तापीय प्रभाव पर किन में से कौन कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि जितना हीट हो रहा है वो सब क्या करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, जैसे विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया, ये सब क्या करता है? तापीय प्रभाव पर काम करता है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आगे निकल के 3-4 फॉर्मूला है, आपको बस याद रखना है कि P बराबर क्या होता है, यानी जो शक्ति होता है, पावर बराबर क्या होता है कि VI। पावर बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है? VI। तो I को हम क्या पढ़े थे? Q/T। तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल गया। एक तो P बराबर QV/T, दूसरा P बराबर VI। तो आपको यहाँ से एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप उलट के आप बना लीजिएगा। तो P बराबर VI याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा H बराबर VI/T। H बराबर VI/T। ठीक है, तो यहाँ से H बराबर VI/T आप लिख लिए। तो यहाँ से V बराबर एक फॉर्मूला लिख लीजिए। V बराबर हम क्या पढ़े थे? V बराबर IR पढ़े थे ना, V बराबर IR। तो V बराबर IR यहाँ से आपको यहीं से लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। कहाँ गया? देखिए एक हम क्या पढ़े थे? P बराबर VI। तो यहाँ से P बराबर आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। V को आप क्या बदल दीजिए? फॉर्मूला बदल दीजिए फॉर्मूला में। तो P बराबर हम क्या पढ़े? V बराबर हम क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? IR पढ़े थे ना। P बराबर क्या? V बराबर IR और एक और I और है। तो एक और फॉर्मूला क्या निकल गया? I² R निकला ना, I² R निकल गया। तो एक और फॉर्मूला निकालिएगा, एक और फॉर्मूला निकाल दीजिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो अब एक और फॉर्मूला क्या निकालिएगा? तो यहाँ से आप I बदल दीजिएगा। तो P बराबर VQ/T क्या? Q/T। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल गया क्या? P बराबर VQ/T क्या? T। तो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला निकलते जा रहा है ना। अब एक और है कि H बराबर क्या होता है? VI
टी, एच बराबर क्या वी आई टी। ओम्स का रूल लगाते जाइए, आगे फॉर्मूला क्रिएट होते जाएगा। तो पी बराबर वी बराबर हम क्या पढ़े थे, आई आर पढ़े थे ना, और यहाँ आई और लिखा हुआ है और टी और लिखा हुआ है। तो यहाँ से एच बराबर क्या निकल आएगा, आई स्क्वायर आर टी। एक बार आई को बदल दीजिए, अलग फॉर्मूला निकलेगा। आई को भी बदल दीजिए एक बार। तो एच बराबर हम क्या पढ़ते थे, वी बराबर क्या वी, आई को हम क्या पढ़ते थे, आई को हम क्या पढ़ते थे बुआ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम पढ़े थे ना, वी बराबर क्या होता, सॉरी, हर एक रिश्ता क्या होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता था। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टे आर हो जाएगा ना, वी बट्टे आर हो जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर लिख दीजिए वी बट्टे आर इंटू क्या टी, इंटू क्या टी। तो यहाँ से एच बराबर क्या लिख दीजिएगा, वी स्क्वायर बटे क्या आर, बटे क्या आर, और यहाँ इंटू क्या टी। यदि 1 सेकेंड में मानिएगा तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, एच बराबर क्या वी स्क्वायर आर। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूला निकलता है, आपको बस 2 ही फॉर्मूला लिखना है, पी बराबर वी आई, पी बराबर क्या और एच बराबर क्या, एच बराबर क्या लिखिएगा, तो वी आई टी, 2 फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आप इससे फॉर्मूला आप क्रिएट करते रहिएगा ओम्स के नियम लगा के, ओम्स का रूल लगा के। चलिए, कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोधकों को प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वर्ग के अनुक्रमानुपाती दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती समय के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है जो हीट होता है वो किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोधक के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वर्ग के क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती, इससे फॉर्मूला से निकल रहा है। दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है और समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो किसके किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं कथन निष्कर्ष में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझे। देखिए यहाँ से कहेगा ना कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस पे निर्भर करती है, तो जूल के ताप के जो नियम होते हैं वो प्रतिरोध के उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस पे निर्भर करती है, तो आप यहाँ से आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसी पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले विभवांतर आप क्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो कहने का मतलब होता है कि H बराबर तो दिया हुआ है 100 जूल, R बराबर 4 ओम दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, आप विभवांतर भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, भी। तो पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, तभी तो आप भी निकाल पाइएगा ना। भी बराबर क्या होता है आई आर, तो आपको यहाँ से आई निकालना पड़ेगा। आई बराबर हम क्या पढ़े हैं, आई बराबर हम क्या पढ़े हैं, जैसे एच बराबर यहाँ हम क्या पढ़े हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर क्या आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से जो आई है पावर में, तो यहाँ से देखिए जनरेट आप कर सकते हैं ना, कि यहाँ से उधर गया तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, बस पावर क्या हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से आप क्या निकल जाएगा, आई बराबर क्या होता है अंडर रूट एच बटे क्या आर टी। यहाँ से वही फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया गया है। तो देखो यही फॉर्मूला से क्रिएट हो रहा है ना ये, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता है, तो आप ये भी रट लेते हो, फिर वो भी रट लेते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी लगाइएगा तो निकल जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल के आपको दिखाते हैं, देखो दिख रहा है ना, यहाँ से देखो क्या क्या दिया हुआ था, एच दिया हुआ था कितना, तो 100 जूल, फिर आर दिया हुआ था 4 ओम, फिर टाइम दिया हुआ था 1 सेकेंड, और भी हमको निकालने के लिए कह रहा था। तो पहले हम आई निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, आई। यहाँ से दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा आई, देखिए तो हम पढ़े हैं ना एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो एच हमें कितना दिया हुआ है 100 जूल, बराबर आई स्क्वायर तो हमें नहीं दिया हुआ है,
और ये कितना दिया हुआ है 4, और ये कितना 1 सेकेंड सॉरी। चलिए यहाँ से आप निकालिए, तो ये गुना में है तो यहाँ चला जाएगा भागा में, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 4, और ये एक ही है ना, ये तो एक ही है ना, तो ये भी तो भागा में चली जाएगा तो 4 ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ से आप काटना चाहे तो काट लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही स्क्वायर से बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 100 बाहर यहाँ से आई इधर लेकर आइएगा, तो आई हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 बटे क्या 4, इसको आप बाहर निकालिएगा तो 10 बटे क्या हो जाएगा, तो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से काट लीजिए तो 25 का 100, और यहाँ से फिर बाहर निकालिएगा तो 5 ही आएगा, तो आई बराबर हमें क्या निकल गया 5। तो हम पढ़े हैं ओम्स के लॉ के अनुसार क्या भी बराबर आई आर, पढ़े हैं ना, तो आई बराबर 5 और आर बराबर 4, तो हमें कितना निकल गया 20 निकल गया ना। चलो वही चीज़ यहाँ निकाल के देखो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से निकाल के दिया हुआ है। अगला देखो टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होता है, तो विद्युत इस्त्री में हम उपयोग करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को, विद्युत टोस्टर में, विद्युत तंदूर में, जो आप देखे हो ना वो वाला जो ब्रेड व्रेड को पकाते वही, विद्युत केतली में, ठीक है, और विद्युत हीटर में जूल के तापन पर आधारित होता है। ठीक है, जूल, और कुछ स्वचालित युक्तियां हैं, ये सब जो होता है हीट करता है उसको हम क्या कहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे क्या करता है काम करता है। टंगस्टन का एक गलनांक याद रखिएगा। टंगस्टन हम कहाँ यूज करते थे विद्युत के बल्ब में, कहाँ करते थे विद्युत बल्ब में, फिलामेंट में। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है 3880 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उच्च गलनांक होता है, एक प्रबल धातु होता है, इसका उच्च गलनांक होता है, एक प्रबल धातु होता है। ठीक है, बल्बों के रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस बढ़ी जाती है। बल्ब में जो गैस बढ़ी जाती है कौन कौन सा बढ़ी जाती है दृष्टि से, कौन कौन सा अक्रिय गैस बढ़ी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन बढ़ी जाती है। फ्यूज की बात करते हैं, तो पहले फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज का गलनांक उच्च होता है लेकिन प्रतिरोध क्या होता है निम्न होता है। गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोध निम्न होता है। फ्यूज को युक्त के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसे धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। फ्यूज तार के क्या होता है ताप में वृद्धि होता है। ओके, यहाँ से देखिए आगे कह रहा है कि अगला टॉपिक आ गया यहाँ से, ये व्यवहारिक रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं वही चीज़। टंगस्टन यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, इस्त्री यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, यही सब चीज़। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है वही सब। आ गया कि विद्युत शक्ति देखिए क्या होता है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को भी हम क्या कहेंगे शक्ति। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को हम क्या कहेंगे, एक सेकंड में कितना ऊर्जा उपयोग हुआ उसको हम क्या कहेंगे विद्युत शक्ति। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ से P बराबर हम पीछे ही पढ़े थे। P बराबर क्या होता है VI। P बराबर क्या होता है VI। ठीक है, VI T भी दे सकते हैं, एक सेकेंड कांस्टेंट रख लिया कि एक सेकेंड में कितना होगा। ठीक है, तो VI हो जाएगा P बराबर VI। यहाँ से आप जो रूल लगा लीजिए कौन सा ओम्स लॉ। तो P बराबर हम क्या पढ़े थे, यहाँ से V बराबर हम क्या IR पढ़े थे। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हो गया R हो गया। एक बारी आई का भी मान दे दीजिए, तो आई बराबर क्या पढ़े थे V बटे R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक भी क्या होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर होता है ना ये वाला। P बराबर 1 वोल्ट होता है, V का यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि वाट शक्ति का एक छोटा मात्रक होता है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक यानी किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, जो कि विद्युत ऊर्जा
शक्ति तथा समय के गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा भी होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वाट घंटा भी होता है, विद्युत ऊर्जा शक्ति का जो मात्रक होता है वाट घंटा भी होता है। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक जो हम यूज करते हैं, जो बड़ा मात्रक होता है वो किलो वाट में यूज करते हैं, वैसे वो जो वाट होता है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो किलो वाट यानी वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलो वाट घंटा होता है, जिसे सामान्य बोल चाल भाषा में क्या कहते हैं, 1 यूनिट। जो 1 यूनिट बिजली पे करते हो ना, तो 1 घंटा में आप जो 1000 वाट यूज करते हो उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट आप यूज किए हैं, तो उसको हम बदलते हैं तो कितना निकल के आता है, जूल। तो 1000 को 1000 जो 1 वाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, तो 1000 लिख दिए। और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से गुना कर दिए। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3.6 गुना 10⁻6 वाट सेकेंड के बराबर होता है। इसी को हम वाट सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, जूल के बराबर लिखेंगे। ठीक है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ओके, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 320 जूल के बराबर, 320 जूल के बराबर। ठीक है, इसी को हम मेगा जूल में लिखेंगे तो 320 जूल के बराबर, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे, 1 मेगा जूल बराबर क्या होता है, 320 जूल के बराबर होता है। आगे न्यूमेरिकल है। ठीक है, कहता है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो शक्ति बराबर क्या पढ़े हैं, भी आई, तो भी इतना, आई इतना, तो इतना इतना हो गया, सॉरी। आगे देखिए, कहता है कि कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 3 रुपये प्रति किलो वाट घंटा यानी 1 यूनिट दर जो 30 दिनों के चलाने पर ऊर्जा उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 3 रुपये, तो पहले ऑप्शन में मुझे कि 3 का मल्टीपल कौन है उसको टिक करके आगे निकल जाइए। ठीक है, नहीं तो फिर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि सब कुछ ऊपर और नीचे 1000 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है, पावर वोल्टेज टाइम बटे क्या 1000, इतना क्या मतलब होता है, तो सब कुछ ऊपर। तो 400 वाट तो 400 लिख दिए, 8 घंटा तो 8 घंटा, कितना दिन 30 दिन, तो 30 से गुना कर दिए और कुल निकला। उसके बाद 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से किलो हट गया तो 1 किलो वाट हो गया, तो 96 यूनिट हो गया। 96 1 यूनिट का 3 रुपया, तो 3 से गुना कर दिए तो बाकी कितना 288 रुपया आंसर आ गया। तो यही सब क्वेश्चन है, आपको एक बस याद करने के लिए 1 यूनिट बराबर सब कुछ ऊपर नीचे 1000 से भाग दे देना है, आपको 1 किलो वाट यानी 1 यूनिट का मात्र निकल जाएगा। ठीक है, आपका हो गया चैप्टर समाप्त। ये चैप्टर अच्छे से हम लोग समाप्त किए। आगे हम पढ़ेंगे जो आगे चैप्टर है वो अच्छा चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। और जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़िएगा, चैप्टर का जो नाम था विद्युत, जब तक आप विद्युत नहीं पढ़िएगा तब तक आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप हम उम्मीद करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि हम इस चैप्टर को पहले पढ़ लें और हम आगे पढ़ेंगे तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद 10वां का जो है फिजिक्स वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।